नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम 2022 सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। क्लास नंबर 14 रहेगी और अधिगम की रहेगी क्लास नंबर 5 मित्रों, क्योंकि हमारे चल रहा था अधिगम। और अधिगम के अंदर अधिगम के सिद्धांत है, उनके अंदर हमने देख लिए थे व्यवहारवादी सिद्धांत। आज रहेंगे हमारे गेस्टाल्टवाद संज्ञानवाद के सिद्धांत, जिसके अंदर पहला सिद्धांत रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, संपूर्ण चर्चा करेंगे जीन पियाजे के इस सिद्धांत के बारे में। इससे पहले जो भी साथी रीट सेकंड ग्रेड की तैयारियां कर रहे हैं, वो संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए पीडीएफ का ऑप्शन जीके प्लस मनोविज्ञान का अलग से आपको स्टोर में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मनोविज्ञान का अलग से कोर्स भी वीडियो के साथ आपको वहां पर मिलेंगे दोस्तों, नोट्स, क्वेश्चन आंसर एंड मॉडल पेपर। दोस्तों, तो जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करके वहां से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानवाद व्यवहारवाद के सिद्धांत देख लिए, संज्ञानवाद का पहला सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों और इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी संज्ञानवाद के सिद्धांत है कौन कौन से। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं, बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास बताया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, कुर्ट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, गेने का अधिगम सोपान और टोलमैन का चिन्ह अधिगम। यह सभी के सभी जो सिद्धांत है आपके संज्ञानवाद से रिलेटेड सिद्धांत है। इनके बारे में संपूर्ण है, जो आगे जैसे जैसे क्लासें बढ़ेगी आपको एक एक सिद्धांत है मिल जाएगा। दोस्तों, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। और आज हमारा जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपके लिए। चलते हैं मित्रों, यहां पे नाम आ रहा संज्ञानात्मक। ये संज्ञान है क्या मित्रों? देखिए, संज्ञान क्या होता है? ये प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण और उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी प्राणी का वह ज्ञान जो वातावरण हो, उद्दीपक हो, बाह्य जगत हो, इनसे वो ग्रहण करता है, वो ही कहलाता है संज्ञान। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास पर स्विस विद्वान जीन पियाजे ने, स्विट्जरलैंड के निवासी है ना ये, तो स्विस विद्वान थे जीन पियाजे। 1896 से लेकर 1896 में जन्म हुआ, 1980 तक ये जीवित रहे, ने काफी काम किया मित्रों। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मित्रों? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, यहां से एक क्वेश्चन बनता है मित्रों। आगे हम देखेंगे जीन पियाजे को किसका जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? वापस देख ले मित्रों, किसका कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का। संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे को नहीं कहा जाता है। आगे देखिए, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। हम विकास की बात करें तो गर्भावस्था से क्या होता है? प्रारंभ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं संज्ञान की, किसकी मित्रों? संज्ञान की, तो संज्ञान आपके शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत, वृद्धावस्था और जीवन जब तक है तब तक आपका संज्ञान चलता रहता है। दोस्तों, आगे देखिए मित्रों, आगे बात करते हैं। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और समझ से संबंधित है। किससे? ज्ञानार्जन और समझ से संबंधित होती है संज्ञान। ज्ञान का अर्जन, हमने परिभाषा देख ली है पहले भी। अब बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। स्विस मनोवैज्ञानिक थे ये। इनकी पुस्तक है बाल चिंतन की भाषा। बहुत सारी पुस्तकें हैं वैसे, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड,
द चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिहेवियर्स एंड इवोल्यूशन। ये सभी जो पुस्तकें हैं वो किनकी है? जीन पियाजे की है दोस्तों। कथन देखिए इनका क्या कथन है जीन पियाजे का। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। बालक है जो वातावरण के साथ समझ बनाएगा और समझ बनाते हुए विकास करता है। समझ का संबंध बनाकर समझ का विकास करता है। संबंध से समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। जिस बालक ने, बच्चे ने वातावरण के साथ संबंध बना लिया है, वो अपना जो मन है उसका जो निर्माण करेगा वो सक्रिय रूप से करेगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की देन। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास को क्या क्या देन है? देखिए, निम्न से उच्चतर चलता है संज्ञानात्मक विकास। आपका जो संज्ञानात्मक विकास होता है यह निम्न से उच्च की ओर चलता है। पियाजे के अनुसार मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि जीन पियाजे ने मानव विकास के कितने पक्षों का वर्णन किया है? मित्रों 3 पक्षों का। कौन कौन से? एक है जैविक परिपक्वता, दूसरा है भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, तीसरा है सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। एक तो जैविक परिपक्वता, जीवों से प्राप्त अनुभव, दूसरा भौतिक, तीसरा सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। तो ये 3 पक्षों का, मानव विकास के 3 पक्ष है ये, जिनका वर्णन किया है जीन पियाजे ने। देखिए, इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित करने वाली तथा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तित करने वाली शक्ति को कहा जाता है स्कीमा। क्या है स्कीमा? आगे आएगी मित्रों। स्कीमा के बारे में आगे परिभाषा मिलेगी, क्या होती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन जीन पियाजे ने मानव विकास के जो 3 पक्ष यहां पर बताए, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, इन तीनों में संतुलन स्थापित करने वाली, इन तीनों के अंदर क्या हो? संतुलन हो तथा संज्ञानात्मक संरचना में क्या हो? परिवर्तन हो। उसी को, उस शक्ति को हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, पियाजे ने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए बुद्धि को अर्जित योग्यता बताया है। पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने बुद्धि की बहुत अधिक व्यवहारिक रूप से व्याख्या की और अंत में बताया कि जो बुद्धि होती है यह अर्जित होती है मित्रों, यह वंशानुगत नहीं होती। बुद्धि क्या होती है? अर्जित होती है पियाजे के अनुसार। अब आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की महत्वपूर्ण धारणाएं। पहली है स्कीमा और दूसरी आपकी रहेगी अनुकूलन। दूसरी कौन सी रहेगी? अनुकूलन। पहली आपके सामने है स्कीमा, जिसके बारे में हमें करना है यहां पर अध्ययन दोस्तों। तो देखिए स्कीमा, व्यक्ति या वस्तु के प्रति, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके प्रति व्यवहार का तरीका, किसी व्यक्ति के प्रति आप व्यवहार करते हैं, किसी वस्तु के प्रति आप व्यवहार करते हैं, व्यवहार करने का जो आपका तरीका है, जो ढंग है, उसी को कहेंगे स्कीमा। उसी को क्या कहेंगे? स्कीमा दोस्तों। जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं के संगठित संरचना स्कीमा है। जिंदगी का एक विशेष पहलू ले लो, एक समय ले लो, या किसी क्षेत्र हो या किसी के बारे में हो, जो सूचनाओं का एक संगठित रूप होता है, संगठित संरचना होती है हमारे मानसिक क्षेत्र में, हमारी बुद्धि के अंदर, उसी को कहा जाता है स्कीमा दोस्तों। आपकी जो स्कीमा है मित्रों, ये 2 प्रकार की होती है, व्यवहारात्मक स्कीमा, ज्ञानात्मक या मानसिक स्कीमा। व्यवहारात्मक स्कीमा होती है ये शारीरिक क्रियाओं से मिलती है, और ज्ञानात्मक और मानसिक स्कीमा होती है ये मानसिक क्रियाओं से मिलती है दोस्तों। 2 प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। हमारे व्यवहारों का वो पैटर्न जिसको हम आसानी से दोहरा सके, उसको कहते हैं स्कीम्स। जैसे बालक का स्कूल में प्रतिदिन ड्रेस पहनना, जूता पहनना,
जब बालक सुबह स्कूल जाने को तैयार होता है तो वो स्कूल ड्रेस पहनेगा, स्कूल के जूते पहनेगा, टाई बांधेगा, स्कूल का बेल्ट बांधेगा, अपना बैग लेगा, पानी की बोतल लेगा। यही होती है मित्रों क्या, स्कीम्स आपकी। समझे मित्रों, यह था पहली धारणा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की स्कीम। दूसरी है आपकी अनुकूलन मित्रों। अनुकूलन परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाना ही अनुकूलन है। मतलब आप जिस परिवेश या जिस परिवार या जिस समाज में रहते हैं उसके साथ आप अपनी क्रियाओं से, अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ वहां पर समायोजित होने की जो योजना बनाते हैं या वहां पर आप समायोजित होते हैं, उसी को कहते हैं अनुकूलन। अब मित्रों, जो अनुकूलन होता है आपका, इसके अंदर 3 क्रियाएं आती है आपकी। आत्मीकरण या समावेशीकरण, दूसरी है समजन या समायोजन, समजन या समायोजन, और तीसरी है संतुलीकरण। तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा यहां पर करेंगे। तो आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। पहली है हमारी आत्मीकरण या समावेशीकरण। दोस्तों देखिए इसके बारे में क्या होती है, ये कैसे होता है इसके अंदर आत्मीकरण। देखिए मित्रों, तो हम आत्मीकरण है आपके अनुकूलन की पहली क्रिया। अब देखिए मित्रों, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना। जो आपका पहले कोई ज्ञान है उसमें आप नया ज्ञान या विचार जोड़ते हैं, उसी को कहते हैं समावेशीकरण या आत्मीकरण। देखिए, यह ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग करता है। स्कूल पूर्व की बच्ची पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट का घोड़ा कहना। अब कुछ समझ में नहीं आया आपको? कहने का मतलब क्या है, आपके सामने कोई समस्या आई है, उस समस्या का आप समाधान करते हैं अपने पूर्व, यानी जो आपको पहले कोई ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर जो आपने पहले कुछ सीखा है, उसके आधार पर जो समस्या आपके सामने आई है उसका अगर आप समाधान करते हैं तो उसको कहेंगे हम आत्मीकरण। मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को आप जोड़ेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि छोटी बच्ची है, वो चिड़ियाघर जाती है, चिड़ियाघर में जाती है, वहां पर उसके सामने आता है ऊंट। अब उसने क्या देख रखा है? घोड़ा देख रखा है। क्या देख रखा है मित्रों? घोड़ा देख रखा है। तो वो जैसे ही ऊंट उसके सामने आएगा तो वो क्या वो कहेगी कि देखिए ये घोड़ा, जबकि वो होता क्या है? ऊंट। क्योंकि उसकी जो पूर्व ज्ञान है वो घोड़े तक सीमित है और वो घोड़ा को उसने देखा नहीं है, बस उसने सुना है कि घोड़ा ऐसा होता है। तो जैसे ही ऊंट सामने आता है तो ऊंट को क्या कर देती है? घोड़ा, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित चीजें बता देती है। यही होता है समावेशीकरण या आत्मीकरण। दूसरा देखिए मित्रों, दूसरी क्रिया है समायोजन। नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना। नई योजना बनाना यानी कि जैसे ही आपका पूर्व ज्ञान है उसको हटाकर आप कुछ नई योजना के साथ अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो वो होता है समायोजन। जैसे ऊंट को देखने पर उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहना। वही एक बच्ची है जो चिड़ियाघर जाती है, उसके सामने ऊंट आता है, तो उसके मानसिकता या उसका पूर्व ज्ञान है वो है मित्रों क्या? घोड़ा उसका देखा हुआ है, लेकिन जैसे ही ऊंट के ऊपर उसको कुबड़ दिखाई देती है तो वो कहती है देखिए ये है कुबड़ वाला घोड़ा, जबकि होता क्या है? ऊंट। मतलब वो एक नई योजना बना रही है, नया ज्ञान अपने आप वहां पर लेकर आ रही है। दोस्तों, तय विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना ही समायोजन है। पुरानी स्कीमा के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजित करना। यहां पर उसकी पुरानी जो स्कीमा काम नहीं कर रही है तो उसको समायोजित करते हुए नई स्कीमा वो तैयार कर रही है मित्रों। तीसरा जो क्रिया है, जो हमारा तीसरी क्रिया है अनुकूलन की, वो है संतुलीकरण। दोस्तों देखिए, समावेशीकरण व समायोजन में संतुलन, समावेशीकरण व समायोजन में संतुलन बैठाना। जो हमारी पहली थी आत्मीकरण या समावेशीकरण, दूसरी थी क्रिया समायोजन।
इन दोनों में संतुलन या इन दोनों का मिला जुला रूप देखिए, जैसे वह बच्ची जब कुछ समय बाद किताब में ऊंट का चित्र देखने पर कहती है ऊंट और टीवी में देखने पर भी बोलती है ऊंट। ये मानसिक संतुलन की अवस्था आत्मीकरण व समझन की पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है। नई स्कीम विकसित करना, पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना। संतुलीकरण क्या है? समावेशीकरण में उसने, एक बच्ची ने ऊंट को देख के क्या कहा था? घोड़ा है, मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा। समायोजन में क्या किया? नई योजना बनाई। जो ऊंट था उसको क्या कहा उस बच्ची ने कि ये कुबड़ वाला घोड़ा है। लेकिन मित्रों, जब यही ऊंट उस बच्ची के सामने संतुलीकरण की क्रिया में आता है तो वो क्या, जैसे अगर किताब में देखे, टीवी में देखे या कहीं पर भी देखे, तो वो सीधा क्या कहेगी कि ये ऊंट है। मतलब समावेशीकरण और समायोजन जो दोनों आपकी क्रियाएं हैं उनका मिला रूप है, वो है आपका संतुलीकरण। दोस्तों, अब बात करते हैं जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसके विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं की। दोस्तों, पियाजे के अनुसार सीखना कर्मिक व आरोही होता है। पियाजे ने कहा कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप कर्मिक रूप से और आरोही रूप से सीखेंगे। संतुलीकरण व अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया है। संतुलीकरण यानी कि जो आपका अनुकूलन है उसमें तीन क्रियाएं ही संतुलीकरण है, क्योंकि संतुलीकरण के अंदर समावेशीकरण और समायोजन दोनों आ जाते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण पर बल दिया था जीन पियाजे ने। छात्र केंद्रित शिक्षा व स्व अधिगम पर बल दिया कि जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए और जो अधिगम हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, वह खुद का सीखना चाहिए, करके सीखना चाहिए। तार्किक कानून पर बल दिया था। बुद्धि के विकासात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। बुद्धि का जो विकासात्मक पहलू है उस पर बल दिया था। मित्रों, यह आ गया। अब यहां से मित्रों, अब हमारे जो पार्ट बचा है वो बचा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यह था कि जीन पियाजे ने इनमें से प्रयोग किया। प्रयोग की बात हम कर रहे हैं, तो जीन पियाजे ने प्रयोग किन किन पर किया? नाम थे तीन। पहला नाम है लारेंट, तीन ऑप्शन है लारेंट। दूसरा ऑप्शन है आपका लयूसिन, क्या है? लयूसिन, दो हो गए। और तीसरा है जैकलिन। इन पर जीन पियाजे ने क्या किया था? प्रयोग किया था। क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं और अब देखते हैं जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 अवस्थाओं के आधार पर मानव संज्ञानात्मक विकास को समझाया है। मतलब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, इंपॉर्टेंट। दूसरी है आपकी वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था। पहली देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था। मानव का जो संज्ञान है, मानव का जो संज्ञानात्मक विकास है, इसमें पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी उम्र बताई 0 से, जन्म से 2 वर्ष। दोस्तों, क्या बताई? जन्म से 2 वर्ष। इसको ज्ञानात्मक अवस्था भी कहा जाता है, क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी पेशीय अवस्था भी इसको कहा जाता है, संवेदनात्मक अवस्था भी इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था। देखिए, इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। शिशु की जो संवेदनाएं, शिशु की जो शारीरिक क्रियाएं, इनके द्वारा संवेदी पेशीय अवस्था में शिशु है जो नया कुछ सीखता है, वो इनसे सीखता है। दोस्तों, वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। एक शिशु जो संवेदी पेशीय अवस्था में है, वो वस्तु को देखेगा, सुनेगा, स्पर्श करेगा, गंध करेगा या स्वाद, इनके द्वारा
वो उसका ज्ञान है जो ग्रहण करेगा दोस्तों। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है, क्योंकि 2 वर्ष का बालक लगभग 100 शब्द बोलने लग जाता है। कहने का मतलब जो 2 वर्ष का बालक होता है वो किस अवस्था में रहता है? संवेदी पेशीय अवस्था के अंदर, ज्ञानात्मक अवस्था के अंदर या इंद्रिय जनित अवस्था के अंदर। तो वो अपने हाथ पैर हिलाएगा, चलाएगा और बहुत सारे शब्द है वो भी बोलना सीख जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट अवस्था है दोस्तों ये। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारा, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जामों में बनता है कि जिन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र में कौन सी अवस्था होती है संज्ञान की? संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट अवस्था, नेक्स्ट है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व वैचारिक अवस्था। पूर्व वैचारिक अवस्था, इसकी उम्र रखी गई है, आयु रखी गई है 2 से 7 वर्ष दोस्तों। देखिए, इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, मतलब ज्ञान ग्रहण करने की हम यहां पर बात करेंगे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अंदर उम्र, इसकी आयु रखी गई है 2 से 7 वर्ष जिन पियाजे ने। और इसमें जो 2 से 7 वर्ष का जो शिशु बालक होता है वो कैसे सीखता है? या तो दूसरों के संपर्क में आकर, या खिलौनों के द्वारा, या किसी का अनुकरण करके वो सीखता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, वह और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य है जो शिशु है जो पूर्व संक्रियात्मक यानी पूर्व वैचारिक अवस्था के अंदर करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है। अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जिन पियाजे ने? पूर्व वैचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। तीसरी अवस्था की अगर चलते हैं आगे, तो तीसरी अवस्था आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मित्रों, तीसरी कौन सी है? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसको वैचारिक अवस्था, जो हमारी दूसरी अवस्था थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसको हमने क्या बोला था? पूर्व वैचारिक अवस्था। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैचारिक अवस्था बोल रहे हैं दोस्तों। चिंतन की तैयारी का काल इसी को कहा जाता है। चिंतन की तैयारी का काल 7 से 12 वर्ष दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया ना, तो मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? वैचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना, आधा सब कुछ है जो 7 से 12 वर्ष का बालक है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है वो सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने में भी क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है मित्रों। यह थी तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है वो है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंपॉर्टेंट चीज देखिए मित्रों इसके बारे में। यह 12 से 18 वर्ष यानी 12 वर्ष से 11 या 12 वर्ष से लेकर वयस्क जब तक बालक बालिका होता है उस तक चलती है मित्रों। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने भी योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसके अंदर बालक है जो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लग जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार्किक अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। चिंतन, तर्क, निरीक्षण, व्यवस्थित चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण, सूक्ष्म सिद्धांत, इन सभी की समझ है
जो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। यह थी 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं। अब है जो मित्रों, हमने पूरा सिद्धांत देख लिया जीन पियाजे का, तो इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है? जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान देखिए, पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। जीन पियाजे ने किस पर बल दिया है? बाल केंद्रित शिक्षा पर। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान यानी समाधान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, तो यह था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत है उनका, उनमें हमारा पहला सिद्धांत। कैसा लगा मित्रों आपको यह सिद्धांत? यह क्लास कैसी लगी आपको? एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।